मेरी आज की ये वीडियो है पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ के बारे में। ये भी एक छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको उर्दू में हम मैदे का अल्सर भी कहते हैं। अब मैदे का अल्सर कितनी इक़साम का होता है और इसकी वजह से मरीज़ को क्या मसला आता है और मरीज़ हमारे पास किस तरह आएगा और क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे कब दर्द होता है, कब दर्द नहीं होता, और उसकी वजह से फिर हम देखेंगे कि उसका कौन सी किस्म का अल्सर है, वो गैस्ट्रिक अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है, कौन सा अल्सर है और हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हर जो भी जिस भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे वहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर वैसे जो डुओडेनल अल्सर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सो गैस्ट्रिक अल्सर वैसे डुओडेनल अल्सर हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम अपने पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ के नाम से। पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ क्या होती है, वो कितने उसमें कितने टाइप्स के अल्सर इन्वॉल्व होंगे और फिर हम इन दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे। अब चलते हैं पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ के बारे में। सो पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ को आप डिफ़ाइन करते हैं, अ सोर दैट डेवलप्स ऑन द लाइनिंग ऑफ, एक जख्म है जो खुराक वाली नाली पे होगा, इसोफेगस, मैदे में होगा, स्टमक में, और छोटी आंत में, डुओडेनम में। तो अगर खुराक वाली नाली में है तो उसे इसोफेजियल अल्सर कहेंगे, मैदे में है तो गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, अगर छोटी आंत पे है तो डुओडेनल अल्सर कहेंगे, अगर तीनों पे है तो उसको पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ कहेंगे। अब चलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर वर्सेस डुओडेनल अल्सर। ये मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं पेन का रिलेशन क्या है। जब भी गैस्ट्रिक अल्सर की बात होगी ना तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब जब भी मैं खाना खाता हूँ ना तो मेरी जो मैदे में दर्द है वो बढ़ जाती है। सो पेन होगी ग्रेटर विद मील, जिसकी वजह से मरीज़ खाना कम खाएगा और उसका वेट लॉस होगा। दूसरी तरफ अगर डुओडेनल अल्सर की बात की जाए तो मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब मैं जब खाना खा लेता हूँ ना तो तब मेरी दर्द कम होती है और जब मैं खाली पेट होता हूँ तो तब मेरे मैदे में ज़्यादा दर्द होती है। तो अब आपने देखना है कि वो छोटी आंत का अल्सर है, ना कि उसके मैदे का अल्सर है। जो खाना खाने से दर्द बेहतर हो वो डुओडेनल अल्सर है, और जो खाना खाने के साथ बढ़ जाए वो गैस्ट्रिक अल्सर है। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन ये एक ऑर्गेनिज़म है और ये काज करता है क्या, डुओडेनल अल्सर। 90% जो काज होती है डुओडेनल अल्सर की वो होती है एच पाइलोरी, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर की 70% काज है। सो गैस्ट्रिक अल्सर की मेन काज कोई और है, सेकंड पे ये एच पाइलोरी का इन्फेक्शन आएगा। थर्ड पे मैकेनिज़्म क्या होता है, तो मैकेनिज़्म ये है कि गैस्ट्रिक अल्सर में क्योंकि हमें पता है कि स्टमक का मिकोज़ा उसको प्रोटेक्ट करता है एसिड से, तो वो मिकोज़ा जो है वो डैमेज हो जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन कम हो जाएगी। मेन ये उसका मैकेनिज़्म है, यानी कि मिकोज़ल प्रोटेक्शन जो है वो उसकी डिक्रीज़ कर रही है। जबकि डुओडेनल अल्सर का मैकेनिज़्म में आपने याद रखना है कि या एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो वो गैस्ट्रिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करता है। सो उसमें एसिड प्रोडक्शन मेन मैकेनिज़्म है, उसमें एसिड ज़्यादा होगा और इसमें मिकोज़ल डैमेज होगा। देन अदर काजेज़ में आ जाता है गैस्ट्रिक अल्सर की एनसिड। एनसिड यानी कि ये जो हम पेन किलर्स लेते हैं, एस्पिरिन, ब्रूफन, घर में पड़ी जो भी मेडिसिन पेशेंट को मिलती है वो खा लेता है, तो उसकी वजह से मैदे के अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर डुओडेनल अल्सर की बात की जाए तो ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम, जो कि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, पेंक्रिया इसके हेड पे ये ट्यूमर होता है, वो इसकी मेन वजह आ जाती है। रिस्क ऑफ कैंसर, अब दोनों में से कौन सा ऐसा अल्सर है जो आगे जाके कैंसर बना सकता है, जिसको टाइमली अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो वो है गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि जो डुओडेनल अल्सर है वो बिनाइन होता है, उसके चांसेस कैंसर में होने के कम होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है डुओडेनल अल्सर के साथ तो आप उसकी बायोप्सी कहाँ से लेंगे एच पाइलोरी के लिए, तो आपने उसका याद रखना है कि हमेशा आपने गैस्ट्रिक एंट्रम पे, क्योंकि वहाँ पे ये कॉलोनी बनाते हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा डुओडेनल अल्सर के केस में, तो आपने वहाँ से इसके बायोप्सी सैंपल लेना है। और गैस्ट्रिक अल्सर में आपने गैस्ट्रिक बॉडी से लेना है, यानी कि जो मैदे का बॉडी होगी मेन, वहाँ से आपने उसका लेना है। जबकि गैस्ट्रिक एंट्रम जिसको हम फंडस भी कहते हैं, वहाँ से आपने डुओडेनल अल्सर के लिए बायोप्सी का सैंपल लेना है। सो ये जो मैंने पेन मैकेनिज़्म और बायोप्सी के जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट है। जब आप यू वर्ड सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट पेन के अगर मील के साथ उसकी पेन एग्रीवेट कर रही है तो वो कौन सा अल्सर है, वो गैस्ट्रिक अल्सर है। बायोप्सी अगर आपने लेनी है डुओडेनल अल्सर की तो आप कहाँ से लेंगे, गैस्ट्रिक एंट्रम से लेंगे। अगर गैस्ट्रिक
अगर गैस्ट्रिक के लिए लेनी है तो गैस्ट्रिक बॉडी से लेंगे। मैकेनिज़्म क्या है, डुओडेनल में जो एसिड की प्रोडक्शन है H. पाइलोराई वो ज़्यादा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ गैस्ट्रिक में क्या है, उसकी प्रोटेक्शन कम हो रही है। सो ये आपने याद रखने हैं मेन पॉइंट्स, ये आपके मेन है और इनको मैं आगे बार बार जो है ना वो डिस्कस करती हूँ। अब देखें, ये कह रहे हैं गैस्ट्रिक अल्सर में रिड्यूस हो जाता है डिफेंस फैक्टर, यानी कि मिकोजल प्रोटेक्शन कम होगी और दूसरी तरफ एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। मेन टारगेट क्या गैस्ट्रिक का, स्टमक है, दूसरे का क्या है, डुओडेनम है। एवरेज एज अब आपने याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs में आता है कि एज जो होती है गैस्ट्रिक अल्सर में वो 45 से 55 होती है, जबकि दूसरी तरफ डुओडेनल में 35 से 45 होगी। और यही वो फूड इनटेक के साथ पेन जो अगर ज़्यादा हो रही है तो वो गैस्ट्रिक है, अगर कम हो रही है तो वो डुओडेनल है। लॉस ऑफ वेट के बारे में मैं आपको बता चुकी। और दूसरी अब ये लास्ट पॉइंट है हेमरेज। अगर गैस्ट्रिक अल्सर में जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं हेमरेज के एज़ कम्पेयर टू डुओडेनल। सो गैस्ट्रिक अल्सर अगर में इसमें हेमरेज हो रहा है तो वो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो आपने याद रखना है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और अगर डुओडेनल अल्सर की हेमरेज होती है तो उसमें कौन सी आएगी, गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी। आपने ये भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं आर्टरीज वाली इन्वॉल्वमेंट के भी, वो भी याद रखने। आप अपना एक ये पॉइंट भी नीचे लिख लें, अगर गैस्ट्रिक अल्सर में हेमरेज होता है तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी मेन होगी और साथ उसके राइट गैस्ट्रिक आएगी। अगर डुओडेनल अल्सर में होता है तो गैस्ट्रोडुओडेनल आएगी। और वो कहते हैं कि हेमरेज के चांसेस ज़्यादा किस में है, गैस्ट्रिक में है एज़ कम्पेयर टू डुओडेनल। सो आपने ये भी याद रखना है। और ये आप अब पॉइंट अगर अपने सम अप करते जाएं तो खाने के साथ पेन बढ़ेगी तो गैस्ट्रिक होगा, कम होगी तो डुओडेनल होगा। पेशेंट की एज 45 से 55 है तो वो गैस्ट्रिक है, 35 से 45 के दरमियान आ गया है तो वो डुओडेनल है। और फूड इनटेक के साथ मैं बार बार कह रही हूँ कि रिलेशन नहीं भूलना आपने। अब अगली तस्वीर फिर आप देखें तो इसमें पेन वो कह रहे हैं कि 1 to 2 आवर्स आफ्टर मील एग्रेवेटेड हो जाती है ईटिंग के साथ। ठीक है, ईटिंग के साथ जो पेन बढ़ेगी वो गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर ईटिंग के साथ कम होती है तो वो डुओडेनल अल्सर है। वेट लॉस और वेट गेन, ठीक है। और हिमेटमेसिस इफ़ हेमरेज अगर, और दूसरे में अगर होता है हेमरेज होता है तो उसमें मलीना आएगा। मलीना यानी कि ब्लड इन स्टूल होता है, हिमेटमेसिस ब्लड इन वॉमिटिंग होता है, ये आपने याद रखना है। गैस्ट्रिक अल्सर में हमारे वॉमिटिंग के साथ ब्लड आएगा। और अगर डुओडेनल अल्सर है और वहाँ पे हेमरेज हुआ है, गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी रप्चर हो गई है तो वो स्टूल में ब्लड जाएगा, ना कि हमारी उल्टी में आएगा खून। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखने हैं। और देखें कि बार बार जितनी भी तस्वीरें और जितनी भी बुक्स आप पकड़ लेंगे तो मेन यही 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले सम अप करके बताए हैं, वो आपने नहीं भूलने। और अगेन एंड अगेन वही आपके पास रिपीट आते जाएंगे। अब गैस्ट्रिक अल्सर और डुओडेनल अल्सर अब आपने नहीं भूलना। और बोथ टाइप्स कैन बी काज्ड बाय H. पाइलोरी और अवर यूज़ ऑफ एनसीड। दोनों H. पाइलोराई के साथ होते हैं और अवर यूज़ ऑफ एनसीड होते हैं, लेकिन जो मेन H. पाइलोराई है वो डुओडेनल अल्सर काज करवाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगली फिर पिक्चर में देखें, सिम्टम डू नॉट फॉलो कंसिस्टेंट पैटर्न। कंसिस्टेंट कहते हैं मुसलसल को, ठीक है। इसमें कहते हैं गैस्ट्रिक में मुसलसल पैटर्न नहीं होगा, इसमें ये होगा मरीज़ कहेगा कि कभी मेरी मैदे की दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, कभी वो अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन जो डुओडेनल अल्सर वाला मरीज़ होगा वो कंसिस्टेंट होगा, वो कहेगा कि मेरी दर्द रहती है, हर वक्त रहती है, लेकिन जब मैं खाना खाता हूँ तब वो जाके ठीक होती है। और ये एक इम्पोर्टेंट MCQs आता है 4th ईयर में कि अगर पेशेंट को अल्सर है और वो रात को सोया पड़ा दर्द की वजह से उठ जाता है तो वो कौन सा अल्सर होगा, तो आपने याद रखना है वो डुओडेनल अल्सर होगा। जो रात को पेशेंट को दर्द जगा दे अल्सर की, वो डुओडेनल अल्सर का पेन होगा। ठीक है, पेन कैन अवेकन द पेशेंट एट नाइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये नहीं बोलना, ये 4th ईयर MBBS में MCQs आता है। और कहते हैं फिर वही तीसरा पॉइंट कि पेन जो है फूड के साथ एग्रीवेट होगी तो गैस्ट्रिक होगा, रिलीव्ड होगी तो वो डुओडेनल होगा ये। और अब तस्वीर में देखें कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो बॉडी में है और डुओडेनल अल्सर जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम वहाँ पे कॉमन है।
अब पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट कैसे करेगा, सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को वो सिम्टम्स आएंगे, पेन होगा अपर एब्डोमेन में और नौजिया वॉमिटिंग, उसका दिल ख़राब होगा, उल्टी होगी, डकार आएंगे, ठीक है, और उसको भूख कम लगेगी, वो दर्द की वजह से, डर की वजह से कम खाएगा, उसको जलन ज़्यादा होगी। ये सारे जो है ना मरीज़ आके आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती, मेरा वज़न कम हो रहा है, मुझे हर वक्त ये मैदे में दर्द रहता है, इसकी वजह से मुझे जलन भी होती है, खट्टे डकार आते हैं, मैं खाना खा लूँ तो मेरा हज़म नहीं होता और मुझे उल्टी और दिल ख़राब होता रहता है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट आपको बताएगा। सो सिम्टम्स और साइन में डिफरेंस ये होता है कि सिम्टम्स जो कि मरीज़ आपको आके खुद बोल के बताए वो सिम्टम्स होते हैं, और जो मरीज़ के ऊपर आप चीज़ें खुद अपनी आंखों से ढूंढें या तलाश करने की कोशिश करें ऑन एग्जामिनेशन, वो साइंस होते हैं, ठीक है। सो सिम्टम क्या होंगे पेशेंट के कि मैदे की दर्द रहती है और दिल ख़राब होता है, उल्टी होती है, डकार आते हैं, खाना खा लें तो वो हज़म नहीं होता, और ऐसे जैसे भारीपन, इसको गैस फॉर्मेशन को कहते हैं, लोग कहते हैं भारीपन हो रहा है, तो वो भारीपन महसूस होता रहेगा और उसका खाना हज़म नहीं होगा और उसको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे और उसको भूख बहुत कम लगेगी, जिसकी वजह से फिर उसका वज़न कम होगा तो वो गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ चला जाएगा। और अगर वो फिर मरीज़ कहेगा कि मुझे दर्द बहुत होती है तो मैं खाना खाता हूँ तो वो दर्द ठीक हो जाती है, तो उसकी वो फिर आपका डुओडेनल अल्सर होगा और उसमें वो वेट गेन भी आएगा। सो आपने ये सिम्टम्स जो हैं वो स्टमक अल्सर के ये याद रखने हैं कि पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किस तरह करेगा। अब इसकी वजूहात क्या हैं, एक तो पीछे मैंने आपको बता दिया एच पाइलोराई का जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है। उसके बाद एनसीड जो पेन किलर आप घर में बैठे एस्पिरिन ब्रूफन खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरी इसकी मेन काज है। फिर आप पुअर डाइट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा है, या कोई मरीज़ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है तो वो नोट करता होगा कि उसके मुंह में भी अल्सर बन रहे हैं, उसके मैदे में दर्द रहता है, तो वो ये वजह होती है अल्सर बनने की। और लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि ये एनसीड वगैरह मैंने आपको बोला भी है, इसमें होता है। और अल्कोहल जितनी ज़्यादा कोई मरीज़ यूज़ करेगा वो तो है ही, हर सिस्टम के लिए टॉक्सिक है, लेकिन वो स्टमक में क्या करेगा, वो अल्सर काज करवाएगा। इसी तरह लॉन्ग टर्म स्मोकिंग भी जो है वो भी अल्सर काज करवाएगी। सो मेन आपने याद रखना है एच पाइलोराई और एनसीड। और अब आपने देख लिया, अब एनसीड की हिस्ट्री तो पेशेंट खुद दे देगा कि मैं डॉक्टर साहब मुझे दर्दें रहती हैं जोड़ों में या पट्टों में, मैं उसके लिए ये दवाइयाँ खाता हूँ, तो वहाँ से आपको हिस्ट्री से रूल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन्फेक्शन को रूल आउट करना है तो उसके एच पाइलोराई के लिए जो टेस्ट होते हैं वो नॉन इन्वेसिव होते हैं और इन्वेसिव होते हैं। नॉन इन्वेसिव यानी कि आप कोई प्रोसीजर नहीं करते, वो कौन से हैं, ब्लड लेंगे और इसमें आईजीजी का लेवल आप मेजर करेंगे या यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे। दूसरा इन्वेसिव में जब आप प्रोसीजर करते हैं तो बायोप्सी ऑफ द स्टमक करते हैं। सो आपने डुओडेनल अल्सर के लिए बायोप्सी कहाँ से लेनी है, गैस्ट्रिक एंट्रम से लेनी है, यानी कि गैस्ट्रिक की फंडस से लेनी है। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में यानी कि स्टमक के अल्सर में आपने कहाँ से लेनी है, गैस्ट्रिक बॉडी से लेनी है उसके, ठीक है। और ये आपने याद रखना है। और इन्वेसिव दूसरा प्रोसीजर है हमारे पास रैपिड यूरेज टेस्ट, और ये टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, इन्वेसिव कौन सी है, नॉन इन्वेसिव कौन सी है, और ये एससीक्यू में भी आते हैं। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अब आपके पास मरीज़ आ गया, वो कहता है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ और मुझे इस तरह के मसले होते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, आप स्मोकिंग छोड़ दो। अगर कोई अल्कोहल के साथ आता है तो आप उसकी अल्कोहल छुड़वाएंगे, जैसे कि जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर होगा उसको कम करवाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे देंगे अगर एच पाइलोराई का इन्फेक्शन जो है वो आपके पास डायग्नोज हो गया है तो आप उसका ट्रीटमेंट देंगे। वो ट्रिपल थेरेपी होती है, क्वाड्रिपल थेरेपी होती है, वो एक अलग वीडियो बना दूंगी मैं उस पर। और अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है तो उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट साइकोथेरेपीज़ वगैरह की तरफ चले जाएं। और अगर कोई पेशेंट खुद से एनसीड वगैरह ले रहा है तो उसे वो एनसीड उसकी स्टॉप करवा दें। और फिर अगर इन सब से भी नहीं हो रहा और गैस्ट्रिक जो अल्सर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पेशेंट को हेमेटोमेसिस हो रहा है और डुओडेनल अल्सर में अगर मलीना की कंप्लेंट भी आ रही हैं तो फिर आप सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं। एंडोस्कोपी के थ्रू आप वो सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं उस एरिया की,
तो वो आप सर्जरी की तरफ जाते हैं। सो मेन जो है आपका, आपने काज़ देखनी है किस वजह से हो रहा है और आपने काज़ को ट्रीट करना है। हर डिज़ीज़ की यही ट्रीटमेंट होती है, पहले आप वजह ढूँढें और फिर उस वजह को ख़त्म करें। सो एच पाइलोराई है तो उसका ट्रीटमेंट दे दें, अगर एनसिड है तो एनसिड विड्रॉ करवा दें, अल्कोहल है तो अल्कोहल कम करवा दें, स्मोकिंग है स्मोकिंग कम करवा दें, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की मैनेजमेंट करवाएं, और इरिटेटिंग फूड अगर कोई ले रहा है जो कि जैसे स्पाइसेस होती हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले होते हैं, वो भी हमारे मैदे को जाके उसके मिकोज़ा को डैमेज करते हैं, तो वो कम करवाएं, पानी का इंटेक ज़्यादा करवाएं। अब ये देखें, ये फर्स्ट शेड का 387 पेज है और ये इतना लिखा हुआ है और आपको ये समझने में कन्फ्यूजन होती होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि समझना ज़रूरी है 4th ईयर फाइनल ईयर और हाउस जॉब में भी। और उसके बाद आप जब अगर किसी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, USMLE हो गया आपका, FCPS पार्ट 1 हो गया, लैब हो गया, तो उसके लिए कौन से MCQs किस पॉइंट से आएंगे, तो वो आपके मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी अगर आप इसको पूरा देखेंगे। तो अगर आपके लिए ये हेल्पफुल होती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मैं नेक्स्ट भी छोटे छोटे जो होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनकी वीडियो लेके आऊँगी, और जो मुश्किल कंसेप्ट हैं उनको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।